हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल एवं मौर्य काल। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, प्लस आपके लिए लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए डेटा है। पहले डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि कहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसको बोल्ड भी किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए 20 क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये सीरीज़ जो चल रही है ये कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ लूसेंट बुक से चलाई गई है, जिसकी आपके द्वारा डिमांड की गई थी, तो उसी को बेस बनाकर हमने ये सीरीज़ चलाई है। तो इसको आप पूरा एंड तक देखिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग चैनल से जुड़ सकें, सभी को हेल्प हो सके। क्योंकि सभी दानों में एक विद्या ऐसा दान है जो जितना आप बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी को वीडियो शेयर कर देंगे तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरों की हेल्प करने से आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को, महाजनपद काल एवं मगध। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। महाजनपद काल, महाजनपद काल मुख्य स्रोत इसका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का साहित्य है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए महाजनपद काल का मुख्य स्रोत क्या है, तो जैन व बौद्ध धर्म के क्या थे? साहित्य। जैन व बौद्ध धर्म साहित्य था। तो महाजनपद काल का मुख्य स्रोत क्या था? बौद्ध व जैन धर्म साहित्य। अब यहाँ बात आती है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 है महाजनपदों की संख्या। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनका क्रम कैसे है, कौन कौन सी हैं। तो आपको पहले देखना है, पहली आपके लिए दी हुई है मगध। क्या दिया है? मगध। 16 को रख लेते हैं एक साथ। तो फर्स्ट आपके लिए दी है मगध, और दूसरी है अंग, तीसरी है मल्ल, चौथी है चेदी, पांचवी है वत्स और छठवीं है कुरु। फिर काशी, कौशल, गांधार, वज्जी, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती और कंबोज। तो इसमें जो अस्मक है, जो गोदावरी नदी के तट पर था, जो कि शेष 15 को छोड़कर उत्तर भारत के थे। जो बाकी के 15 थे ये सारे कहाँ के थे? उत्तर भारत के थे। यानी उत्तर भारत के ये महाजनपद थे। किसको छोड़कर? अस्मक को छोड़कर। ठीक है, अस्मक को छोड़कर बाकी सारे उत्तर भारत के थे। और ये जो अस्मक था ये गोदावरी नदी के तट पर था, ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाए आपसे कि जो आपका अस्मक महाजनपद है ये किस नदी के तट पर था, तो ये गोदावरी नदी के तट पर बसा था। अब इनकी आपको कैपिटल, ये जो आप यहाँ महाजनपद दिए हैं, इनकी आपको कैपिटल ध्यान रखनी है। राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे मगध दिया है तो इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। मगध की राजधानी क्या है? तो मगध की राजधानी थी राजगृह या राजगीर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने अंग। तो इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और प्रेजेंट में कहाँ पर है चंपा? तो प्रेजेंट में भागलपुर में है। फिर है आपके सामने मल्ल। तो मल्ल की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, सभी की पता होनी चाहिए। मल्ल की थी कुशीनगर एवं पावा। चेदी, चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। उसके बाद में है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। फिर है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी या बनारस। उसके बाद में है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला एवं पुष्कलावती। उसके बाद में है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। पंचाल, पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छद। अहिच्छद यानी कांपिल्य, अहिच्छद एवं कांपिल्य के नाम से जानी जाती थी। तो पंचाल की राजधानी में जब भी आपसे पूछा जाए, या तो आपको कांपिल्य दे दिया जाएगा या अहिच्छद दे दिया जाएगा, अहिच्छ्रत। अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। उसके बाद में सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कब? महाजनपद काल में। उसके बाद में अश्मक। अश्मक की राजधानी क्या थी? तो अश्मक की राजधानी थी पाउदन्य या पोतन। उसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, उज्जैनी एवं महिष्मती। उसके बाद में है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। तो ये 16 महाजनपद हैं जिनकी राजधानी मैंने आपको रिवाइज कराई है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बने तो उसका आंसर आप आराम से कर सकें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको राजधानी लर्न नहीं हुई, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और सारी राजधानी जो मैं बताती गई हूँ उन सभी को लिख डालिए, ताकि आप इनका रिवाइज कर सकें। इसके अलावा PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आगे है महाजनपद काल में 2 तरह के राज्य अस्तित्व में थे, एक तो राजतंत्रीय था और दूसरा गणतंत्रीय था। तो 2 राज्य अस्तित्व में थे। कब? महाजनपद काल में। राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, ये दोनों राज्य जो थे
इन दोनों राज्यों ने ही सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, जिनको पंचमार्क के सिक्के के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। राजतंत्रीय शासन पद्धति की सरकार कौशल वत्स अवंती एवं मगध जनपद में थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना कि ये दोनों जो गणराज्य थे, ठीक है, इन दोनों गणराज्यों ने मिलकर के सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, जिनको पंचमार्क सिक्के के नाम से जाना गया। कहाँ के गणराज्य थे ये? महाजनपद काल में 2 तरह के गणराज्य अस्तित्व में आए थे। कौन कौन से? राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, ठीक है। उसके बाद में इन गणराज्यों एवं उनकी राजधानियों का परिचय इस प्रकार है। तो इनका परिचय दिया हुआ है, जैसे आपके सामने मौर्य दिया है, ठीक है। मौर्य है और इसकी राजधानी क्या है? पिपलीवन। विदेह है, इसकी राजधानी क्या है? मिथिला। शाक्य की राजधानी है कपिलवस्तु। बुली की राजधानी है अलकप और कोलिया की राजधानी है रामग्राम। आगे चलेंगे, ये गणराज्य और उनकी राजधानियां हैं आपके सामने। आगे है नेक्स्ट कालाम इसकी राजधानी है केसपुत। भग्ग इसकी राजधानी है सुनसुमारगिरी। लिच्छवी इसकी राजधानी है वैशाली। मल्ल इसकी राजधानी है चंद्रकांता। नाथ इसकी राजधानी है वैशाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने हैं गणराज्य, इनकी राजधानियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से वैसे इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे मगध की। तो मगध के बारे में जान लेते हैं। मगध साम्राज्य की नींव बृहद्रथ ने डाली थी। तो क्वेश्चन ये बनता है, कई बार आया है एग्जाम में, कि मगध साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो बृहद्रथ ने सबसे पहले डाली थी। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। बृहद्रथ वंश के बाद मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। उसके बाद में है बिंबिसार ने गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। तो गिरिव्रज की जगह पर किसको अपनी राजधानी बनाया था? बिंबिसार ने राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। अजातशत्रु मगध के शासक बिंबिसार का पुत्र और बिंबिसार के बाद मगध का शासक था। देखिए जो यहाँ पर बोल्ड हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बोल्ड पार्ट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अजातशत्रु मगध के शासन बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना था। जब बिंबिसार नहीं रहा था तो अजातशत्रु ही मगध का शासक बना था। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु को पितृहंता अर्थात अपने पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है। किसको? अजातशत्रु को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपने पिता की हत्या करने वाला पितृहंता किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कहा जाता है। यह साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थक था तथा इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किसको, क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किसको कुणिक के नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। आगे है, इसने अंग, वैशाली, कौशल आदि को मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र में किला बनवाया और पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र में किला किसने बनवाया था? तो अजातशत्रु ने बनवाया था। जैसे गंगा और सोन नदी हैं, इन दोनों का जब मिलन हुआ, संगम हुआ, तो यहाँ पाटलिपुत्र में किला बनवाया था किसने? अजातशत्रु ने। उसके बाद में हम बात करेंगे उदयन की, बहुत महत्वपूर्ण है। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पाटलिपुत्र नामक जो नगर था, इसकी स्थापना किसने की? तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की राजधानी इसको बनाया था। उसके बाद में है नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। जो नागदर्शक था ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग नागवंश का प्रथम शासक था। शिशुनाग नागवंश का प्रथम शासक था। इसने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नंद वंश मगध का अंतिम वंश था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध का अंतिम वंश कौन सा था? तो नंद वंश था, जिसमें घनानंद के बाद में ही नंद वंश का अंत कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना है, महापद्म नंद वंश का संस्थापक था एवं प्रथम शासक था। जब संस्थापक है तो प्रथम शासक भी होगा। हाथी गुफा अभिलेख से इसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अगला है घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। जो अभी मैंने बताया कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक था। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जब सिकंदर ने
भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी थी, इसको मार दिया था। आगे चलते हैं। पंचमार्क सिक्के, जिनको 2 गणराज्यों ने सबसे पहले जारी किया था, महाजनपद काल के 2 गणराज्यों ने, तो इसके बारे में जानेंगे। पंचमार्क सिक्के ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। इन सिक्कों को चिन्हित सिक्के भी कहा जाता है। इन सिक्कों का समय लगभग 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इन्हें पंचमार्क नाम 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। और फ्रेंड्स, ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत फेमस है, कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। आगे चलते हैं। आगे है, भारत में पोरस का राज्य चिनाब व झेलम नदियों के मध्य था। जो पोरस राजा था, इसका जो राज्य था वो चिनाब और झेलम नदियों के मध्य में था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। जो सिकंदर की सेना थी, इसने व्यास नदियों को पार करने से मना कर दिया था। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो सिकंदर था, इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 यानी 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया था। और उसने विस्तस्ता और झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था सिकंदर ने, और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अब वापस लौट गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिकंदर की सेना के वापस जाने के क्या क्या कारण थे? अधिक समय तक देश से बाहर रहना, ब्यास नदी में बाढ़ का आना एवं नंद वंश के शासक घनानंद का वध। तो सिकंदर की सेना इन 3 कारणों की वजह से वापस लौट गई थी, आपको ध्यान रखना है। भारतीयों ने मुद्रा बनाने की कला यूनानियों से सीखी। इसके अलावा ज्योतिष की भी कई बातें यूनान से मिली हैं। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो फ्रेंड्स, ये जो डेटा आपके लिए मैं प्रोवाइड करती हूँ, बहुत कम टाइम में इतना डेटा इतनी जल्दी आपको और इतने अच्छे तरीके से डिस्कशन करके, बेहतर क्विज देकर और प्रैक्टिस देकर कोई नहीं कराएगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत का हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप लोग भी बिल्कुल एक्टिव हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि चैनल पर भी हमारा परिवार बड़ा हो और बेहतर डिस्कशन हम कर सकें। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। सिकंदर के आक्रमण और नंद वंश के पतन के बाद मगध में मौर्य वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। जब सिकंदर के आक्रमण हुए और नंद वंश का पतन कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश ने यहाँ पर अपना स्थायित्व जमाया था, यानी मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदों को हरा दिया तथा मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदों को किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो आपको ध्यान रखना है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया था। और चाणक्य को अपना मंत्री भी नियुक्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि चाणक्य ही सब कुछ थे चंद्रगुप्त के लिए। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को विजय दिलाने में उनका सपोर्ट किया था। आगे है, यूनानी एवं रोमन लेखक प्लूटार्च, स्ट्रेबो, टोलेमी, डायोडोरस, कर्टियस, एरियन, जस्टिन, मेगास्थनीज आदि विद्वान इतिहासकार मौर्य काल के संबंध में जानकारी देते हैं। तो ये जो इतिहासकार हैं, ये मौर्य काल जो था उसके संबंध में जानकारी हमें देते हैं। इनमें से मेगास्थनीज सबसे प्रसिद्ध था। यह सेल्यूकस का राजदूत था जो मौर्य काल के संबंध में जानकारी देता है। ऐसे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी इसने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अब ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका लिखी। या ये पूछा जा सकता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। एक ये महत्वपूर्ण है कि मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, आगे चलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रगुप्त को चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने राज्य कार्य की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी? राज्य कार्य की। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य के अन्य क्या नाम है, या चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त भी कहते हैं और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है, चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में
सेंड्रोकॉट्स कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त को यूनानी ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो सेंड्रोकॉट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। ये महत्वपूर्ण है, तो पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य कब मगध का शासक बना था, तो 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। उसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व बीच में रहा था। आगे चलेंगे हम और हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य ने शैलुकश के विरुद्ध युद्ध किया। तो शैलुकश के विरुद्ध युद्ध किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इस युद्ध में शैलुकश पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त से एक संधि कर ली थी। इससे चंद्रगुप्त को एरिया, हेरात, अराकोशिया, कंधार, पेरोपनिसडाई यानी काबुल और जेड्रोसिया ये मिल गए थे। चारों ही दे दिए थे शैलुकश ने। कौन कौन से, हेरात, कंधार, काबुल और जेड्रोसिया, ठीक है। तथा शैलुकश ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया था। देखिए, जब चंद्रगुप्त और शैलुकश के बीच में युद्ध हुआ था तो उसमें शैलुकश पराजित हो गया था। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, संधि हुई थी, क्योंकि शैलुकश नहीं चाहता था कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य से बिगाड़ लूँ, क्योंकि उसे फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो शैलुकश ने क्या किया था कि 4 राज्य थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे और अपनी एक पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया था, ताकि उन दोनों में समझौता बना रहे। शैलुकश ने अपना दूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। जो शैलुकश था उसी का दूत था मेगस्थनीज, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था। सौराष्ट्र या सौराष्ट्र प्रदेश में वैश्य पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा था। तो ये जो पुष्यगुप्त है ये चंद्रगुप्त के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा था। कहाँ पर, सुराष्ट्र या सौराष्ट्र प्रदेश में। तथा इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त कर जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन धर्म स्वीकार किया था। किसने, चंद्रगुप्त ने। आगे हम बात करेंगे बिंदुसार की। तो बिंदुसार कौन था, बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्यों का शासक बना था। चंद्रगुप्त की जब मृत्यु हो गई थी तो कौन आ गया था, बिंदुसार आ गया था। इसकी उपाधि अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला थी। तो पूछा जाए अगर आपसे कि बिंदुसार को किस उपाधि से नवाजा गया था, तो अमित्रघात की उपाधि से नवाजा गया था। अगर पूछा जाए अमित्रघात का क्या अर्थ है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है। आगे चलते हैं। बिंदुसार ने 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अशोक की। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक हुआ था, जो मौर्य काल का शासक बना था। अशोक 273 ईस्वी पूर्व से शासक बना, लेकिन उसका विधिवत राज्याभिषेक इसके 4 वर्ष बाद 269 में हुआ था। तो देखो, अशोक जो था वो शासक तो बन गया था 273 ईसा पूर्व में ही, लेकिन उसका राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में। बिंदुसार के समय में अशोक अवंती यानी उज्जैनी का राज्यपाल था। तो बिंदुसार जब था तो उस समय अशोक क्या था, अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को भी शांतिपूर्वक दबाने में सफलता प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रिय और देवानाय प्रियदिश या राजा आदि की उपाधियों से सम्मानित किया गया है। किसको, अशोक को। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनता है अशोक से। तो ये जो अशोक था इसमें हुआ क्या था अशोक के टाइम में, कि इसने प्रथम अभिलेख 1750 में लिखा था, जो कि दिल्ली में टिफिन थेलर में खोजा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अशोक का प्रथम अभिलेख कब खोजा गया था, तो 1750 में दिल्ली में टिफिन थेलर में खोजा गया था। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। कहाँ पर, मास्की और गुर्जरा के लेखों में, जबकि पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है, तो अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अशोक विजयी रहा तथा उसने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का अंग बना लिया। परंतु कलिंग युद्ध अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में इतना रक्त बहाव हुआ था, बहुत निर्दोषों की जान गई थी। इस वजह से हुआ क्या था कि अशोक ने कह दिया था कि अब के बाद में कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ, तो कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था।
अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। 236 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अशोक की मृत्यु कब हुई? 236 ईसा पूर्व में लगभग। अशोक भारतीय इतिहास में अपनी धम्म नीति को लेकर सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो अशोक किस वजह से प्रसिद्ध थे? अपनी धम्म नीति की वजह से प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की, जिसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। तो अपनी प्रजा के लिए नैतिक उत्थान करने के लिए अशोक ने आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की थी, जिसको धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। ठीक है, आगे है धम्म के कारण ही अशोक भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक बना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कारण अशोक भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक बना? तो ध्यान रखना, धम्म के कारण। ठीक है, आगे है अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक निगाल सागर गया एवं कनक मुनि के स्तूप का आकार उसने बढ़ाया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष में अशोक कहाँ गया था? निगाल सागर। ठीक है, निगाल सागर गया था और कनक मुनि के स्तूप का आकार उन्होंने बढ़ाया था या बढ़वाया था। ठीक, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है आपके सामने धम्म में अनुशासन के लिए अशोक ने अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष में धर्म महामात्यों की नियुक्ति की थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि धम्म में अनुशासन के लिए अशोक ने अपने राज्यारोहण में कितने वर्ष में धर्म महामात्यों की नियुक्ति की थी? तो 13 वर्ष में। अगला है राज्याभिषेक से संबंधित एक लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। तो खुद को बुद्ध शाक्य किसने कहा? अशोक ने कहा है। अगला है अशोक के चार प्रकार के अभिलेख हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अभिलेख हैं अशोक के। कौन कौन से? शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तूप लेख एवं अन्य शिलालेख। तो जो लघु शिलालेख हुए थे वो कौन कौन से थे? पहले हम बात करेंगे शिलालेखों की। तो शिलालेख कौन कौन से थे? ये 14 शिलालेखों की रचना की थी अशोक ने, जिनमें 8 प्रमुख हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, धौली उड़ीसा में, जोगढ़ उड़ीसा में, येर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में, मानशहरा पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र एवं गिरनार सौराष्ट्र में। ये अशोक के अभिलेख हैं। उसके बाद में अगर बात करें लघु शिलालेख की, तो लघु शिलालेख हैं सहसराय, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, अहरोरा, रूपनाथ, गुर्जरा, वैराट, मास्की, गावीमथ, पालकी गुंडू, रजूल मंडगिरी और जटिंग रामेश्वर एवं योर्रागुड़ी। फिर उसके बाद में हम बात करें स्तूप लेख की, तो स्तूप लेख कौन कौन से हैं? रामपुरवा, इलाहाबाद, लोरिया, अरेराज, दिल्ली टोकरा, दिल्ली मेरठ एवं लोरिया नंदनगढ़। फिर अन्य अभिलेख हैं, जैसे अन्य अभिलेख में बराबर, रुम्मनदेही अभिलेख, इलाहाबाद, निगली सागर, सांची, सारनाथ और वैराट। तो ये अशोक के अभिलेखों की हमने चर्चा कर ली। अशोक के अभिलेखों में 4 भाषाओं की बात की गई है। कौन कौन सी? प्राकृत, ईरानी, आरमाइक एवं पाली का प्रयोग किया गया और इन्हें आरमाइक, यूनानी, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। और कंधार अभिलेख में यूनानी और आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कांधार अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? यूनान और आरमाइक का प्रयोग किया गया। लिपि का उपयोग हुआ, जबकि अन्य सभी अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। अब हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की लिपि को पहली बार ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने 1835 से 1836 ईस्वी में पढ़ा था। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अशोक के जो अभिलेख थे उनको सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि ब्रिटिश के इतिहासकार रहे। आगे चलते हैं। और 11वें शिलालेख में पहुंचने से पहले मैंने आपको जो बताया था वो ध्यान रखना। अशोक का पहला अभिलेख 1750 ईस्वी में दिल्ली में पहली बार टीफेन थेलर में खोजा गया था। और प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि, गोष्ठियों एवं आनंदपूर्ण समारोह का निषेध किया है कि ऐसा आपके लिए गलत है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने सातिया पुत्र, केरल पुत्र, चौल और पांडे, श्रीलंका, एंटीयोक आदि का उल्लेख किया है। तो हम अगर बात करें 11वें अभिलेख की, जो इम्पोर्टेंट है, 11वें अभिलेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि धम्म की व्याख्या अशोक ने किस अभिलेख में की है? तो 11वें अभिलेख में की है। 11वें शिलालेख में, ठीक है। फिर है 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में
अशोक ने कलिंग विजय की व्याख्या की है। तो कलिंग विजय की व्याख्या अशोक ने किस शिलालेख में की है? तो 13वें शिलालेख में। फिर है पृथक शिलालेख में अशोक ने कहा कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। किसमें कहा? पृथक शिलालेख में। रुम्मनदेही स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन किया गया है। निगलिसागर स्तंभ अभिलेख में अशोक द्वारा कनक मुनि स्तूप के दर्शन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है। रुम्मनदेही से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख में अशोक की किस यात्रा का वर्णन है? तो लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद कई शासकों ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। किसके बाद? मौर्य साम्राज्य पर अशोक की मृत्यु के बाद में। 185 या 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का शासन समाप्त कर दिया तथा मगध में एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ दिया है गंधार, सूरसेन, वत्स और कौशल, इनकी राजधानी दी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया था सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या बताई थी? ध्यान करिए, सूरसेन की राजधानी मैंने आपको वो बताई होगी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। यानी कि बी का आपको एक ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर कूट में दिया होगा बी का ए, तो बी का ए यहाँ पर है और कहाँ पर है? बी का ए, बी का ए यहाँ पर है। तो बी का ए इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो सीधा सीधा आंसर ये दोनों कट गए, ये कट गए। और ए का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सी का 2 और सी का 3। अब यहाँ देखेंगे सी का क्या दिया है? वत्स, और वत्स की राजधानी क्या बताई थी मैंने आपको? ध्यान करिए, कौशाम्बी। तो सी का क्या होगा? 2 होगा। तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि करेक्ट है। आगे है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अभी मैंने आपको बताया था अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो मैंने बताया था आपको अभी जब डिस्कशन कर रहे थे कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा कालाशोक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। और सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कब? 323 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पोरस यानी गुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा इसका झेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और आंसर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ जो थे इनमें गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ये आरआरबी रांची में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था, जो मैं अभी आपको बता चुकी। और आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूके पीएससी में, उत्तराखंड पीएससी में भी ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो यूनानी और ग्रीक लेखकों के द्वारा अग्रमीज किसको कहा गया? घनानंद को अग्रमीज कहा गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। और प्राचीन भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण,
पहला पूछा जाए तो ईरानी और दूसरा पूछा जाए तो यूनानी होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि छत्रपी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेरियस या दायर बाहु फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, डाइडेस्पस या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम, इसका युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था 326 ईसा पूर्व? तो इसको हाइडेस्पस का युद्ध भी कहते हैं। ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। फर्स्ट में दिया है बिंबिसार और कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार, और यहाँ अलग ऑप्शंस हैं नीचे आपके लिए। सूची सेकंड है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य और नंद वंश। आपको पता है नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने, ठीक है, महापद्मनंद ने। मौर्य वंश की किसने स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर नहीं दिया तो हम देखेंगे अन्य को मिलाकर कालाशोक। कालाशोक के लिए क्या होगा यहाँ पर, यानी सेकंड के लिए क्या दिया है? सेकंड ही दिया है। फर्स्ट के लिए फर्स्ट दिया है बिंबिसार, हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, मौर्य महापद्मनंद और बिंदुसार नंद वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में महाजनपद दिए हुए हैं और सेकंड में दिया हुआ है आधुनिक क्षेत्र। तो मगध, वत्स, कौशल और अवंती दिया है और यहाँ पर आपके सामने ये आधुनिक क्षेत्र दिए हुए हैं। तो पहले का क्या होगा? मगध का इलाहाबाद। वत्स का क्या हो जाएगा? तो वत्स का हो जाएगा यहाँ पर पहले का हो जाएगा मगध का पटना एवं गया जिले, और वत्स का हो जाएगा इलाहाबाद। कौशल का क्या हो जाएगा? कौशल का हो जाएगा अवध, और अवंती का हो जाएगा मालवा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और बीपीएससी 2010 में भी ये पूछा जा चुका है। मगध की सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज या राजगृह मगध की सबसे पहली राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? उदयन ने किया था। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एमसीक्यू क्वेश्चंस 20 जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, पीडीएफ बनाने में सारी चीज़ें, और आपके साथ में बोलने में बहुत एनर्जी लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।